अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। साथियों, पिछले क्लासेस में हमने शासन व्यवस्था को पढ़ना प्रारंभ किए थे और उन तमाम शासन व्यवस्था के बारे में एक एक क्रमबद्ध रूप से हम जानने का प्रयास किए। उसी कड़ी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतर टॉपिक जो हमारा आज रहेगा, कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानने से पहले मैं एक बात बता रहा हूं कि साथियों, जो सबसे पहले इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले यह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जो भी क्लासेस हमारे द्वारा ली जाएगी वह आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। यह झारखंड के इतिहास में, खास करके यूट्यूब के इतिहास में पहली बार क्रमबद्ध रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग के पीटी का जीएस पेपर 2 जो आपके झारखंड से संबंधित है साथियों, वो पूरा निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है साथियों। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके जितने भी क्लासेस रेगुलेट किए जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किए जा रहे हैं साथियों, कहीं ना कहीं आपको भटकावे के मूड पर ले जा रहे हैं। एक वीडियो देख करके आपका एक जो टाइम जो होता है, एक टाइम किलिंग को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपको कहीं एक बेहतर कंटेंट अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर झारखंड से संबंधित। मैं उसी कोशिश को, उसी परेशानी को, उसी अभाव को यह चैनल दूर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे झारखंड के लोगों, झारखंड के विद्यार्थी, झारखंड के उन तमाम विद्यार्थी जो झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार का जो कंटेंट है यह चैनल आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड करा रही है। जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसा मुझे उत्साह, अंदर से उत्साहवर्धन मुझे मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए मैं एक बेहतर ढंग से काम करूं और बेहतर कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊं। यह मेरी जिम्मेवारी है साथियों। केवल और केवल ये 60 दिन आपके पास है। इस 60 दिन को आप मेहनत खूब कीजिए, जमकर कीजिए। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप डूबेंगे नहीं इस सिलेबस में, झारखंड के पीटी के सिलेबस में, डूबने का मतलब यह नहीं कि आप जाके कुआं में डूबिए। डूबने का मतलब यह है कि आप जेपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है, जेपीएससी का जो पार्ट विषय वस्तु जो दिया गया है, उन विषय वस्तु के टॉपिकों में गहराई से डूबिए, गहराई से उसे पढ़िए, अध्ययन कीजिए। इस 60 दिन में, 60 दिन अपने आप में एक बहुत ही अधिक समय होता है। इस 60 दिन में आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। उसी क्रमबद्धता से आज हम इसी वीडियो के माध्यम से सिलेबस को कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं और हम आने वाला समय में जीएस पेपर 2 जो सीधे 100 सवाल आपका जीएस पेपर 2 से पूछा जाता है और 10 पेपर जीएस पेपर 1 से, जहां 10 सवाल झारखंड से रहता है। इसलिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए, झारखंड की भूमिका आपके पीटी के क्वालिफाइंग में, पीटी में आपको पास कराने का जो योग्यता है झारखंड रखता है, झारखंड विषय रखता है, वह 110 सवालों का योगदान आपके पीटी में रखता है। अकेले सिर्फ भूमिका निभाती है झारखंड। इसलिए 110 नंबर को हमें किसी भी तरह से हमें क्या करना है, तैयारी करना है साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। आज हम लोग उसका विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कोल जनजाति की शासन व्यवस्था, कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। कोल जनजाति, आप जान रहे हैं कि झारखंड के 32 जनजातियों में से यह सबसे अंतिम जनजाति है साथियों। 32वीं जनजाति यही हमारा कोल जनजाति है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जितने भी अधिकांश हम जनजातियां झारखंड के पढ़ते आ रहे हैं, उन जनजातियों का जो जिस समूह से संबंध रखते हैं, वह समूह का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सा समूह मेरे साथियों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित रखते हैं। अधिकांश, ये सवाल पूछा जा चुका है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस समूह से संबंधित रखती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से, या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड
समूह की जनजातियां में इसे रखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड समूह, अब हम बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्र है झारखंड में किस किस जिला में, किस किस क्षेत्र में ये झारखंड में ये निवास करते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर हम क्षेत्र की विस्तार करें, क्षेत्र का बात करें, तो इसका हम क्षेत्र देखें तो आप देखिएगा दुमका एक हो जाएगा आपका। दुमका जिला में आपको कोल जनजाति मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे देवघर में भी मिल जाएगी, और एक आपका गिरिडीह जिला में भी आपको यह जनजाति देखने को मिलेगी। तो कोल जनजाति शासन व्यवस्था ये प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड और ये दुमका, देवघर और गिरिडीह, ये 3 जिला में यह कोल जनजाति पाई जाती है। इसे भी याद करने की आवश्यकता है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये जनजाति है, इनकी अपनी एक भाषा है। हर एक जनजाति का हमने भाषा देखने का प्रयास किया था, तो इन जनजातियों की भी अपनी एक भाषा है, उस भाषा का नाम है कोल। भाषा का भी नाम इनका है कोल। इसका भाषा का जो नाम है वह क्या है? कोल भाषा ये बोलते हैं। कोल जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? कोल भाषा। और यह जो भाषा मिलती जुलती है, संथाली से मिलती जुलती है, संथाली से मिलती जुलती हुई यह भाषा है। संथाली से मिलती है, किससे? संथाली से मिलती जुलती भाषा है, ठीक है, मिलती जुलती भाषा। तो आप इसके बारे में हम देख रहे हैं कि भाषा को देख लिए, और अब हम देख रहे हैं कि जो 32वें जनजाति के रूप में जो भारत सरकार इसे मान्यता दिया, वह कब दिया था, किस वर्ष दिया था? तो 2003 में। कब दिया था? 2003 में। 32वें जनजाति के रूप में साथियों, 32वें जनजाति के रूप में भारत सरकार इसे जब जो मान्यता दिया था वह कब दिया था? 2003 में। इसको आप याद रखेंगे, 2003 ईस्वी में, ठीक है। 2003 ईस्वी में 32वें जनजाति के रूप में कोल को घोषित किया गया था, भारत सरकार के द्वारा इसे मान्यता दिया गया था। इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहां तक अब हम देखें, ये कॉमन सी बात थी इन लोगों की, लेकिन क्या कोल जनजाति में कोई व्यवस्था थी? क्या कोल जनजाति अपनी समाज को रेगुलेट करने के लिए कोई पंचायत थी? तो जी हाँ थी। क्या थी? जिस प्रकार से जितने भी जनजाति पढ़ते चले आ रहे थे, अपनी सबकी एक परंपरागत पंचायत क्या थी? जिस प्रकार से अनेक जनजातियों में परंपरागत पंचायत होती थी, उसी प्रकार से परंपरागत पंचायत पाई जाती थी ये कोल जनजाति में साथियों। कोल जनजातियों में एक परंपरागत पंचायत पाई जाती थी, और इन परंपरागत पंचायत का जो मुखिया होता था, जो लीडर होता था, जो पूरे गांव को नेतृत्व करता था, संभालता था, पंचायत करता था, वह इसका जो मुखिया था वह मुखिया कहलाता है मांझी। क्या कहलाता है? मांझी। इसके मुखिया अर्थात इसके प्रमुख को क्या बोलेंगे? मुखिया अर्थात इसके प्रमुख को बोलेंगे मांझी। क्या बोलेंगे? मांझी। तो मांझी प्रमुख थे कोल जनजाति के परंपरागत पंचायत के, ये मांझी इसके प्रमुख थे। अब बात करते हैं कि ये परंपरागत पंचायत जो था, इस पंचायत में क्या क्या विवाद का सॉल्व किया जाता था? तो कॉमन सा सॉल्व होता था, जो गांव में क्या होता था? आपसी विवाद होता था, जो सामाजिक झगड़ा होता था, सामाजिक विवाह होता था, विवाह नहीं विवाद, सामाजिक विवाद, मतलब इसका हम देखें आपसी विवाद होता था, उसका समाधान, आपसी विवाद का भी समाधान करता था ये पंचायत। आपसी विवाद के बाद हम देखेंगे सामाजिक विवाद जो होता था, उन समाज से संबंधित जितने भी विवाद होते थे, उस विवादों का निपटारा भी कौन करता था? परंपरागत पंचायत। यहां तक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो हिसाब है आपका, सामाजिक विवाद दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सामाजिक विवाद के बाद आप देखेंगे कि उस पंचायत में जो जातीय से संबंधित जो लड़ाई होता था, जो विवाद होता था, जातीय से संबंधित विवाद, जातीय संबंधी विवाद, जातीय संबंधित विवाद जो होता था, जातीय विवाद, उसका निपटारा ये परंपरागत पंचायत के द्वारा अर्थात मांझी के द्वारा किया जाता था। अब क्या था? क्या इन लोग जो थे धार्मिक थे? क्या किसी धर्म को मानते थे? क्या देवी देवताओं पर किसी मतलब आस्था था, देवियों पर आस्था था? तो बिल्कुल था कि इस जनजाति भी कहीं ना कहीं ये आस्था रखते थे देवी देवताओं का। इन लोगों का जो सर्वोच्च देवता था, इन लोगों का जो सबसे सर्वोच्च देवता अगर देखा जाए,
सर्वोच्च देवता, अगर इनकी सर्वोच्च देवता की बात किया जाए तो इनका जो सर्वोच्च देवता था उस देवता का नाम था सिंह बोंगा। क्या नाम था? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा, सिंह बोंगा, ठीक है, सिंह बोंगा। मतलब इन जनजातियों का जो सबसे प्रमुख, जो सबसे ज्यादा मानते थे जिस देवता को, उस देवता को मानते थे ये सिंह बोंगा। सर्वोच्च देवता कहिए या सर्वशक्तिमान देवता कहिए, इन जनजातियों का सर्वशक्तिमान जो देवता था वह था सिंह बोंगा। क्या था? सिंह बोंगा। तो कहीं ना कहीं इन जनजातियों का भी देवी देवता पर आस्था थी, धर्म से जुड़े हुए थे। इसलिए यहां देख पा रहे होंगे कि यहां भी देवता को मानते थे। उस देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा। एक बात है, इन लोग क्या था कि ये सारी जनजाति जो थे सरना धर्मावलंबी थे। सरना धर्मावलंबी का मतलब ये हुआ कि सरना को मानने वाले, सरना को फॉलोवर थे, सरना के अनुयायी थे। तो इन लोग जो थे सरना धर्मावलंबी थे। क्या थे? सरना धर्मावलंबी, ठीक है। सर्वाव क्या है? धर्मावलंबी, सरना धर्मावलंबी अर्थात सरना धर्म को मानने वाले लोग थे, सरना को मानने वाले लोग थे, सरना के अनुयायी थे, सरना के अनुयायी थे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये सरना के धर्मावलंबी थे, सरना के ये अनुयायी थे। कौन? कोल जनजाति, कोल जनजाति लोग। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा था। आप लोग पिछले क्लास में हम जब पढ़ा रहे थे संथाल, यहां देखेंगे कि संथालों की तरह ही गोत्रों की यहां संख्या देखेंगे तो 12 है। कितना? 12। अगर इस समाज में गोत्रों की संख्या देखा जाए, गोत्रों की संख्या, तो गोत्रों की संख्या जो है 12 है, जो संथालों की गोत्रों की संख्या के बराबर है। संथालों के गोत्रों में भी 12 है। संथालों जनजाति में भी 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुल जनजाति में भी 12 जनजाति पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे मरांडी, ये मरांडी क्या है? एक गोत्र है। तो मरांडी जो गोत्र है, तो मरांडी यहां देखेंगे कि ये कोल जनजाति से भी संबंधित रखते हैं। मरांडी हो गए। और क्या? टुंडू, क्या? टुडू। ये जो हमारा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मरांडी, मुर्मू, क्या है? मुर्मू। तो मरांडी हो गया, मुर्मू हो गया। ये सारे एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इसके 12 मतलब गोत्रों की संख्या 12 है। तो उन तमाम गोत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहां गोत्रों की संख्या जरूर याद रखिएगा, 12। कितना? 12। अब यहां एक चीज हम देखते हैं कि इन कुल जनजातियों का, अभी हम जैसे देखते हैं हम लोगों का भी सब व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपका भी अलग होगा और मेरा भी ब्लड ग्रुप अलग है। लेकिन कुल जनजाति के लोग को पहचानने में बड़ा आसानी होता था। क्यों होता था? क्योंकि इस जनजाति का जो ब्लड ग्रुप होता था, जो रक्त समूह होता था, वह बी होता था। उससे क्लियर हो जाते थे कि यह कहीं ना कहीं जनजाति या कुल जनजाति से संबंधित व्यक्ति है। तो उसका जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है? ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप इसका बी है। कौन सा? बी। इसको याद रखिएगा कि इस कुल जनजाति के अधिकांश जनजातियों में इनका जो ब्लड ग्रुप जो है, रक्त समूह जो है, वह बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बी पाया जाता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हम देखें कि इन लोगों में कोई खास व्यवस्था उतनी नहीं थी। जो परंपरागत चल रहा था, जो ट्रेडिशनल पूर्वजों से जो चलते आ रहा था, दादा परदादा, ठीक है, जो चलते आ रहा था वही काम ये सब भी पंचायत को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इन लोग भी किया जा रहा था। लेकिन एक बात तो यहां तय है कि इन लोगों का जो व्यवसाय था, इन लोगों का व्यवसाय क्या है? तो इन लोगों का जो व्यवसाय था, परंपरागत जो व्यवसाय कहें, यूं कहें परंपरागत, जो पूर्वजों से चलते आ रहा है। तो परंपरागत व्यवसाय जो था, परंपरागत व्यवसाय अगर देखें साथियों, तो परंपरागत इसका व्यवसाय था लोहा गलाना। क्या? लोहा गलाना। तो लोहा गलाने के लिए यह मुख्य रूप से जनजाति जानी जाती थी, पहचानी जाती थी। लोहा को गलाता था
कौन सी जनजाति? तो कोल जनजाति। अभी भी आप देखेंगे वर्तमान समय में गिरिडीह जिला के आप देखेंगे पीरटांड में यह जनजाति मिल जाएगी लोहा गलाते हुए। समझ पा रहे हैं आप लोग? पीरटांड गिरिडीह जिला का एक आपका क्या है? प्रखंड है। क्या है? प्रखंड है, ब्लॉक है। तो यहां आप देखेंगे पीरटांड में मिल जाएगा आपको। अभी वर्तमान समय में यह जो जनजाति लोहा गलाती है, तो देखिएगा वर्तमान में गिरिडीह के पीरटांड में, वर्तमान में पीरटांड लिख देना साथियों, पीरटांड। पीरटांड कहां है? तो गिरिडीह है। क्या है? गिरिडीह है। पीरटांड ब्लॉक है, ठीक है, प्रखंड है। तो ये जो लोहा गलाने वाली बात जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में ये लोहा गलाने का काम भी कर रहे हैं, और यह हमें दिखाई कहां देती है? गिरिडीह के पीरटांड में भी दिखाई पड़ती है। ये सारी बातें हम देख पा रहे हैं कि कोल जनजाति से आपसे सवाल इतना ही बनने की उम्मीद है, इतना ही बनेगी, और इससे ज्यादा सवाल आपका ये नहीं बन सकता है। ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं? तो हम लोग देख लिए, सिंह बोंगा को भी देख लिए, और सारे बातचीत हम लोग कर लिए। यहां आप इसे जरूर याद रखेंगे, 32वीं जनजाति। ये 32वीं जनजाति को जरूर याद रखेंगे। कब इसे भारत सरकार ने इसे मान्यता दे दिया? तो भारत सरकार ने मान्यता 2003 को दिया। किस जनजाति के रूप में? 32वीं जनजाति के रूप में। और एक इसे याद रखेंगे, ठीक है, सरना धर्मावलंबी थे, सरना अनुयायी थे। यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप इस बातचीत को समझ गए होंगे। बहुत छोटा छोटा है, अब जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत ही छोटा छोटा है, ज्यादा कोई तनाव नहीं लीजिए, बहुत ही जल्द इसको खत्म कर देंगे हम, ठीक है। लेकिन ये जातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, इन सारे हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था, इन तमाम शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जहां से एक एक सवाल आना है, एक एक सवाल वहां से आना है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, जातीय शासन व्यवस्था से आपका 2 सवाल आएगा, और उस 2 सवाल के लिए हम इतना छोटा छोटा रूप में हम देख रहे हैं, जहां से 2 सवाल आपको पढ़ना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये कोल जनजाति शासन व्यवस्था थी। कोई खास व्यवस्था यहां नहीं पाई जाती थी, लेकिन एक जो परंपरागत चल रही थी, पूर्वजों से जो चलती आ रही थी, जो प्राचीन काल से चलती आ रही थी, वही ढोता जा रहा था इन लोग भी। हालांकि अभी आप देखेंगे, अभी यह जो है कोल जनजाति जो है, यह व्यवस्था थोड़ा सा तब्दील हो गया, क्योंकि सरकारी पंचायत आ गया, तो सरकारी पंचायत में भी तब्दील हो चुकी है। खैर, यहां तक आप लिख लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप साफ करते हैं, ठीक। आइए, ये कोल जनजाति को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि अधिकांशतः जो पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है। क्या? बी पाया जाता है साथियों, बी, ठीक है, बी। अब हम बात करेंगे कि हम बात करेंगे कोल जनजाति के बाद एक जो जनजाति आती है, खोंड जनजाति शासन व्यवस्था। कौन सा? खोंड जनजाति शासन व्यवस्था। आप लोग एकदम हमारे साथ बने रहिए, एकदम निस्वार्थ इस चैनल को चलाया जा रहा है, निस्वार्थ ये कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी एक ऐसा समय है, आप जानते हैं कि 1991 के बाद उदारीकरण हुआ था, और इस उदारीकरण में किस प्रकार से आप जान रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था इतनी तीव्र गति से चल रही है कि शिक्षा जगत में भी ये पूंजीवादी व्यवस्था आ चुकी है, एंट्री कर चुकी है। तो जब कोई बहाली आता है, तो सारे पूंजीपति लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो इस उदारीकरण का फायदा उठाते हैं, और पब्लिक का और विद्यार्थियों का हित को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और केवल अपना फायदा, अपना हित देखता है। खैर, हम बात उसमें नहीं करेंगे, लेकिन यहां जो है हम बात इस बात पर कर रहे हैं कि ये जो कंटेंट आप लोग को दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतर दिया जा रहा है, आप इसे जरूर पढ़ें। आप खोंड जनजाति शासन व्यवस्था, जिस प्रकार से सारे के सारे किस जनजाति समूह में थे, आपको याद होगा जरूर। आप बिल्कुल कौन सा आप बताएंगे जरा, कौन सा किस समूह में? तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो जनजाति किस समूह में आती होगी। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में। बिल्कुल,
वही जो आप सोचे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह, यह भी जनजाति उसी समूह के ही है जिस समूह का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। अब यहां एक बात है कि जिस प्रकार से देखें कि इस समूह से परिचित हैं, तो झारखंड के किन किन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि झारखंड के किन किन क्षेत्र में ये निवास करते हैं। तो झारखंड के क्षेत्र अगर देखें तो यहां हम देखेंगे दो जो ही बहुत ही, एक आपका सिंहभूम, कौन सा, सिंहभूम, और दूसरा हजारीबाग, कौन सा, हजारीबाग। ठीक है, खोंड जनजाति हजारीबाग जिला मिल जाएगा, सिंहभूम के क्षेत्रों में मिल जाएगा। तो खोंड जनजाति का हम क्षेत्र देखें, पैटर्न हम वही लेके जा रहे हैं जिस पैटर्न हम शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं। पहले किस समूह में, किस क्षेत्र में, उसकी सामाजिक संरचना किस तरह से स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में हम इसी ढांचा को, इसको क्या किया जा रहा है, तैयार किया गया, ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए ये खाका जो हम तैयार कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र हो गया सिंहभूम और हजारीबाग में। क्या इस समाज में भी कोई पंचायत पाई जाती थी, कोई ग्राम संगठन पाया जाता था? तो जी बिल्कुल पाया जाता था। पाया जाता था क्या? प्राचीनतम ग्रामीण संगठन पाया जाता था जो परंपरागत था। यह भी परंपरागत 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 क्या था? ग्राम संगठन, ग्राम संगठन की बात कर रहे हैं, ग्राम संगठन। तो ये प्राचीनतम परंपरागत ग्राम संगठन था जो बहुत वर्षों से चलते आ रहा था। ये संगठन को इन लोग ढोते आ रहे थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। ट्रेडिशनल कहते हैं, इसीलिए उसको ट्रेडिशनल को हम लोग परंपरागत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो परंपरागत ग्राम संगठन था। अब इसका अगर हम मुखिया देखें कि इसके प्रमुख कौन होते थे, तो इसका मुखिया जो होता था साथियों, बहुत ही एक बेहतरीन नाम रखा था इन लोगों ने। इनका मुखिया का जो नाम था, इनके जो प्रमुख का नाम था, इस प्राचीनतम परंपरागत ग्राम संगठन का जो मुखिया होता था, वह मुखिया था गोटिया। क्या था? गोटिया। क्या? गोटिया, गोटिया। ठीक है, गोटिया। ये परंपरागत ग्राम संगठन का जो प्रमुख होता था, उस प्रमुख का नाम था, वह प्रमुख कहलाता था गोटिया। क्या था? गोटिया। गोटिया कहलाता था। क्या कहलाता साथियों? गोटिया। लेकिन यहां देखेंगे इस गोटिया में कितने सभी विवादों का निपटारा होता था। गांव के जितने भी विवाद होते थे, चाहे सामाजिक हो, जातीय हो, या आपसी झगड़े, वाद विवाद हो, संपत्ति का हो, उन तमाम विवादों का निपटारा इस गोटिया द्वारा किया जाता था। यह गोटिया है साथियों, गोटिया। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना खोटा में, ये पत्थर जो होता है, पत्थर को हम लोग गोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटी। उसी गोटी को गोटिया याद रखिएगा। क्या? गोटिया। अब यहां जो है इसमें क्या है साथियों कि गोटिया में इनका जो कार्य होता था, इसका कार्य देखेंगे, गांव के सभी विवादों का निपटारा करना। गांव के सभी विवादों का निपटारा करते थे महाशय। ये महाशय क्या करते थे कि जितने भी गांव में झगड़ते थे, अगर आप भी झगड़ते होंगे तो आपके जो प्रमुख थे, आपके घर का जो प्रमुख होंगे, वो क्या करते हैं? निपटारा करते हैं, मामला सॉर्ट आउट करते हैं। आपके घर के मुखिया कौन होंगे? अधिक से अधिक माता पिता होंगे। ठीक है, आप लोग दोनों भाई लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं माता के पास, फैसला करते हैं, दुख टोफी मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार से ये गोटिया में देख पा रहे हैं कि गांव के सभी विवादों का जो निपटारा करते थे वह थे गोटिया। कौन थे? गोटिया। लेकिन ये जो गोटिया है, वर्तमान में अधिकांश गांवों में गोटिया जो है ये नहीं है। वर्तमान समय में अधिकांश गांवों में गोटिया नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? गोटिया नहीं पाया जाता। यहां हम देख रहे हैं गोटिया की अवधारणा अभी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये गोटिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश गांवों में गोटिया नहीं किया जाता है, गोटिया नहीं पाया जाता है।
गोटिया नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से गोटिया वर्तमान समय में एकदम क्या है, इसकी अवधारणा खत्म हो गई है वर्तमान समय में। अधिकांश गांवों में, कुछ कुछ गांवों में मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश गांवों में खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ गोटिया क्या आप देखेंगे कि यह जो गोटिया था, इन गोटिया के ऊपर जो होता था, एक होता था क्या, खोंड ग्राम पंचायत में तब्दील हो चुका है। यह जो गोटिया है, जो खोंड जनजाति है, इसका ग्राम पंचायत में तब्दील हो गया। कौन सा? ग्राम पंचायत में। किसमें? खोंड जनजाति के ग्राम पंचायत में। एक मिनट जरा देखिए, रुकिएगा जरा, पानी थोड़ा पी लेते हैं। तो थोड़ा सा गला दिक्कत हो रहा था, जिसके कारण पानी पीने के लिए हम चल गए। अब यहां बात कर रहे हैं कि यहां देखे हम कि यह जो गोटिया था, यह गोटिया तब्दील हो चुका था, धीरे धीरे तब्दील हो गया था, खोंड ग्राम पंचायत में तब्दील हो गया। यह जो गोटिया था, यह परंपरागत ग्राम संगठन का जो प्रमुख होता था गोटिया। अब यह जो गोटिया था, यह खोंड ग्राम में पंचित हो गया था, यह पंचायत में तब्दील, खोंड ग्राम पंचायत में तब्दील हो गया था। तब्दील पंचायत में तब्दील हो गया। और इसका जो मुखिया होता था, इसका जो मुखिया होता था साथियों, ये दूसरे जनजाति के होते थे। इस पंचायत में जो तब्दील हो गया, जो खोंड ग्राम पंचायत में जब तब्दील हो गया, तो इसके जो मुखिया बनाया जाता था, वह मुखिया दूसरे जनजाति के होते थे साथियों, दूसरे जनजाति के होते थे, या दूसरे जनजाति से होते थे, दूसरे जनजाति के होते थे। क्लियर है? दूसरे जनजाति के होते थे। यहां आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि दूसरे जनजाति के होते थे। क्लियर है? दिखाई पड़ रहा होगा। वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों का इस समाज में या कुछ ना कुछ अपराध होता होगा, कुछ ना कुछ वैसी कुछ परिस्थितियां आती होगी। तो अपराध क्या है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता होगा इस समाज में, तो अपराधी का अपराध करने का यहां क्या था, समाज से बाहर कर देता था अपराध को। अपराधी को क्या किया जाता था, अपराधी को, जो व्यक्ति अपराधी होता था इस समाज में, उस समाज से क्या किया जाता था कि जाति के, यहां अपराध क्या क्या कर सकते थे, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जो अपराध होता था इस समाज में, यहां मना था, सख्त मना था कि जाति से बाहर विवाह नहीं करना, जाति के बाहर लड़कियों से विवाह नहीं करना। अभी तो वर्तमान समय में ये तो क्या कहते हैं, कॉमन चीज चल रहा है। अभी भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये परंपरा अभी भी हमारे यहाँ बचा हुआ। अधिकांश देख रहे हैं कि हम लोग अपने ही जाति में, अपने ही कास्ट के लड़की से या लड़का से क्या होता है, विवाह तय होता है। लेकिन उस समय भी यह काम होता था, किस, खोंड जनजाति समाज में। तो दूसरे जाति से अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है, दूसरे जाति से अगर कोई लड़का या लड़कियां विवाह करता है, तो वैसे परिस्थिति में उसे अपराध माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और उसमें क्या है कि जब ये दूसरे जाति से विवाह करते हैं, और इसमें एक सबसे खतरनाक अपराध माना जाता था अनैतिक यौन संबंध, जो कॉमन घटना भी देखिएगा, ये बहुत ज्यादा हर एक समाज का एक या अपराधी है या घटना होता है, यौन संबंध। अगर कोई व्यक्ति इस समाज में इस घटना का अंजाम देता था, इस कार्य का संपादन करता था, इस कार्य का अंजाम देता था, वह व्यक्ति इस समाज के अनुसार अपराधी सिद्ध होता था, अपराधी माना जाता था। और ऐसे लोगों को वह समाज से क्या किया जाता था, बहिष्कार कर देता था। तो यहां दंड का भी प्रावधान था। क्या था, दंड का भी प्रावधान था। तो यहां देखिएगा, दंड का जो प्रावधान था इस समाज में, अगर ये सब काम करता था तो इन लोगों के द्वारा जो दंड, जो पैमाना बनाया गया था, जो दंड निर्धारण किया गया था, तो आर्थिक दंड भी था, आर्थिक जुर्माना। जैसे आर्थिक जुर्माना का मतलब हमारे यहाँ पंचायत होती है, फैसला होता है, तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक जुर्माना देते हैं पंचों को, तब वो क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। एक बहुत हैवी रकम दिया जाता था। सोचिए, अभी भी हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक हैवी रकम दिया जाता है पंचायतों में। तो वह जो कहीं जो दंड लगता है, कहीं ना कहीं हमें वह कार्य करने से रोकता है। दंड इसीलिए प्रावधान करता था कि यदि कोई व्यक्ति दंड देगा, तो
वह जो है वह व्यक्ति अगले समय से अगले बार यह काम नहीं करेगा, इस काम से अलग रहेगा, इस कार्य को कभी भी ये अंजाम नहीं देगा। ठीक है, तो दंड यहां क्या करेंगे, आर्थिक दंड जो निर्धारण था वो आर्थिक रूप से भी दंडित किया जाता था। क्या, आर्थिक जुर्माना, आर्थिक जुर्माना भी लिया जाता था इन लोगों से। ठीक है, और आर्थिक जुर्माना के बाद हम देखेंगे भोज भात। क्या होता है, भोज भात। तो भोज भात का भी प्रचलन था। ये भोज भात हम लोग अभी जो कहते हैं ना कि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर कर गए तो हम लोग उसको अभी नॉर्मली बोल देते हैं भोज भात। क्या बोलते हैं, भोज भात उसको, कि भोज खाया कि नहीं खाया। तो वो जो टर्मिनोलॉजी है, भोज शब्द का जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था इस समाज में, भोज भात, उस कंडीशन में किया जाता था जब किसी मुजरिम को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था। जब वह व्यक्ति समाज से बहिष्कार होने के बाद वह दर दर भटकता था, ठोकरें खाया फिरता था, वैसी परिस्थिति में जब उस व्यक्ति को एहसास होता था कि नहीं हमने गलत किया, नहीं हमें समाज में जाना चाहिए, समाज में मिलना चाहिए, वैसी परिस्थिति में एक दंड का प्रावधान रखा गया था। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से फिर से समाज में आना चाहता है तो एक प्रक्रिया क्या था कि वह प्रक्रिया था भोज भात। हमारे समाज के लोगों को, इस जनजाति के समाज के लोगों को आपको भोज भात खिलाना होता था और पुनः समाज में वापस बुला लिया जाता था उस व्यक्ति को। अब सोचिए उस समय में भोज भात खिलाना एक बहुत बड़ा आर्थिक दंड था, भी बहुत बड़ा अपने आप में दंड होगा। आज से इतने साल पहले की बात हम कर रहे हैं, इतनी पुरानी जनजाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भोज भात भी बहुत जबरदस्त तरीके से ये हैंडल कर रहा होगा मुजरिम को। आगे देखिए, दंड के बाद हम लोग देखते हैं कि इस दंड के बाद हम लोग देखेंगे कि इन लोगों की जो भाषा थी, हम लोग सारे जनजातियों का भी भाषा देखें तो इनकी भाषा भी हम क्यों ना समझ लें। तो इनकी भाषा जो थी मेरे साथियों, ये थी कोंधी भाषा। क्या थी, कोंधी। यह जो भाषा थी कोंधी भाषा थी। क्लियर है, कोंधी भाषा। इसे भी याद रखने की आवश्यकता है कि खोंड जनजाति जिस भाषा को बोलते हैं वह भाषा क्या कहलाती है, कोंधी कहलाती है। तो ये कोंधी भाषा भी बोलती थी, इनकी भाषा क्या थी, कोंधी। अब यहां जो था, एक बात था कि इस समाज में नरबली प्रथा प्रचलन था, नरबली प्रथा। तो इस नरबली प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। तो प्राचीन काल से चली आ रही थी नरबली प्रथा, और इस नरबली प्रथा को कहा जाता था, नरबली प्रथा को जो बोला जाता था, या इक्वल्स लिख दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझिएगा कि उसको बोला जाता था। प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं, प्राचीन काल से चली आ रही नरबली प्रथा को इस समाज के लोगों ने क्या नाम दिया, मरिया। क्या नाम दिया, मरिया। हाँ, मरिया, हाँ बिल्कुल, मरिया। ठीक है, इस नरबली प्रथा को किस नाम से पुकारते थे, मरिया शब्द का इस्तेमाल किया खोंड जनजातियों ने। क्या किया, खोंड जनजातियों ने नरबली प्रथा के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का उपयोग किया, वह शब्द था मरिया। अब खोंड जनजाति का जो परिवार था, जो समाज था, जो पारिवारिक था, ये क्या कैसा था। तो हम इसकी पारिवारिक की अगर बात करें, पारिवारिक की अगर हम बात करें, पारिवारिक, ठीक है, तो पारिवारिक इन लोगों का बहुत ही छोटा होता था, छोटा होता था और केंद्रीकृत होता था। ये छोटा और केंद्रीकृत क्या होता है, यहां देखिएगा कि परिवार जो होता था, हम यहां पे इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार जो होता था साथियों, ये छोटा होता था, केंद्रीकृत होता था। मतलब केंद्रीकृत का मतलब मिलजुल करके रहते थे। केंद्रीकृत का मतलब मिलजुल करके। विकेंद्रीकृत शब्द का शब्द सुने कि नहीं, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है अलगाव, अलग होना। जिस प्रकार से क्या हमारे यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था लागू है कि विकेंद्रीकृत। अभी देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जितने भी हमारे राज्य हैं, क्या हमारा देश केंद्रीकृत है। आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में, जब मौर्य काल हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो मौर्य साम्राज्य में जब पूरा अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एकजुट किया था, उस एकजुटता को बना करके एकजुट नहीं रख पाया था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो अखंड भारत था, पूरा हिंदुस्तान था, वह केंद्रीकृत था।
मतलब केंद्रीकृत का मतलब था सभी लोग मिले हुए थे, एकजुट में थे। लेकिन साथियों जैसे ही मौर्य काल की समाप्ति होती है, क्यों? क्योंकि कमजोर शासक आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कमजोर शासक आता चला गया। अशोक के बाद देखेंगे, अशोक के बाद ये जो देखिएगा ये कमजोर शासक आ गए, और कमजोर शासक आने की वजह से धीरे धीरे वह राज्य क्या होता चला गया? पतन की ओर चलता हो गया। पतन की ओर क्या हो गया? पतन की कगार पर जाकर के खड़ा हो गया। और फाइनली जब नया वंश का आगमन होता है, मौर्योत्तर काल, उस मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि एक शक्तिशाली राजा का अभाव होता है, और शक्तिशाली राजा के शासक के अभाव में उसमें जो मौर्य काल में जो एकजुट था वह सारे के सारे अलग होना प्रारंभ हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकृत। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकृत। तो इस समाज जो था केंद्रीकृत समाज था। कैसा था? केंद्रीकृत था, और साथ साथ पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। तो समझ पा रहे हैं? तो केंद्रीकृत समाज था और पितृसत्तात्मक समाज भी था। और साथ साथ आप देखेंगे कि इस समाज में देखेंगे कि जो विवाह लड़के जो करते हैं, विवाह करके क्या होता है? लड़के विवाह करके जितने भी विवाहित लड़के थे वह पत्नी से अलग रहने की प्रथा थी। ये तो बहुत अन्याय था उस समाज में, ये तो बहुत बड़ी अन्याय था। ऐसा समस्या था कि विवाहित लड़के पत्नी से अलग रहते थे। अब सोचिए एक बहुत बड़ी समस्या, विवाहित है पति पत्नी, तो फिर अलग क्यों? तो कहीं ना कहीं उस समाज में एक बहुत बड़ी समस्या भी दिखाई दे रही है कि विवाहित लड़के पति पत्नी हमेशा नहीं, अलग रहते थे। ठीक है, अलग रहा करते थे। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो खोंड जनजाति शासन व्यवस्था, जहां से आपकी सवाल बनने की गुंजाइश बनती है, तो ये आपका ये टर्मिनोलॉजी आपसे सवाल पूछा जा सकता है साथियों। किस क्षेत्र में ये सवाल पूछा जा सकता है, इनकी भाषा क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और ये नर बलि प्रथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ये हम देखें कि खोंड जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग देखने का प्रयास किए। जो बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक अब शेष बच गया है, उन टॉपिकों को भी बहुत जल्द हम खत्म करेंगे और एक नया टॉपिक लेकर के एक नया चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।